नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम ट्रैक करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों को जो दिन भर में होंगी डेवलप। तो आइए सीधे रुख करते हैं आज के एजेंडे का। संसद के बजट सत्र जारी, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्रस्तावित। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री विभिन्न पत्रों को रखेंगे सदन के पटल पर। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही लगातार हो रही है बाधित। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह त्रिपुरा में 2 जगह विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। वहीं टीएमसी नेता ममता बनर्जी अगरतला में करेंगी रोड शो। मेघालय और नागालैंड में नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। गुवाहाटी में जारी Y20 बैठक का आज दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यूथ 20 प्रतिनिधियों के साथ पैनल चर्चा में लेंगे भाग। G20 देशों के Y20 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 100 से ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। तो संसद का बजट सत्र जारी है। दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्रस्तावित है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री विभिन्न पत्रों को सदन के पटल पर रखेंगे। गौरतलब है कि विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3 दिन से लगातार बाधित हो रही है। कल भी संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। भाजपा के संसदीय दल की आज बैठक हो रही है। बैठक में बजट समेत विभिन्न जरूरी मुद्दों के साथ साथ सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तो क्या मान पाएं कि हंगामे के कारण जो कार्यवाही बाधित हुई है संसद की पिछले 3 दिनों में, वो आज चल पाएगी? क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। देखिए आंचल, उम्मीद यही है कि सत्ता और विपक्ष के बीच कोई सहमति बनेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बजट सत्र में जो राष्ट्रपति का भाषण होता है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की परंपरा है। सबसे पहले कामकाज को देखें, अगर राष्ट्रपति के भाषण और बजट पेश होने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों में ये किया जाता है कि राष्ट्रपति के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होती है और उस चर्चा को पूरा होने के बाद उस पर जवाब आता है सरकार की तरफ से। ऐसे में जो हम 3 दिन से देख रहे हैं कि विपक्षी दल लगातार हंगामा कर रहे हैं, जिसकी वजह से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध देखने को मिल रहा है। क्या कोई रास्ता निकलता है? विपक्षी दल अपने स्टैंड में कोई बदलाव करते हैं? थोड़े संकेत जरूर मिले हैं कि हो सकता है कि कुछ देर तक एक तरह से अपना विरोध दर्ज करने के बाद राष्ट्रपति के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को पर चर्चा को लेकर एक सहमति बने, चूंकि सरकार की तरफ से लगातार प्रयास जारी है। लेकिन देखना होगा कि जब आज सदन की कार्रवाई शुरू होगी लोकसभा और राज्यसभा की, तब क्या रुख रहता है विपक्षी दलों का, क्योंकि उस पर निर्भर करेगा कि सदन में गतिरोध टूटेगा या फिर बरकरार रहेगा। हम जानते हैं कि जो पहला जो बजट सत्र होता है उसमें जो पहला चरण है उसमें हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कामकाज में राष्ट्रपति का भाषण जो संसद के दोनों संयुक्त सदन को होता है, उसके साथ ही साथ उसके बाद बजट पेश होता है। फिर जो राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, दोनों सदनों में सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है। फिर बजट पर चर्चा होती है, वित्त मंत्री उसका जवाब देती है। तो निश्चित तौर पर 3 दिन से जो गतिरोध देखने को मिला है उसकी वजह से एक तरह से कहें कि कामकाज आगे नहीं बढ़ पाया है और इसके बाद बजट पर भी चर्चा होनी है और जो पहला चरण होता है उसमें ज्यादा कामकाज के दिन नहीं होते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कोई रास्ता निकालने की कोशिश लगातार जारी है, जिससे जो गतिरोध है वो टूटे दोनों सदनों में। साथ ही शैलेंद्र, हमने देखा कि कल किस तरह लोकसभा के वेल में आकर जो विपक्षी दल के नेता सांसद जो थे वो हंगामा कर रहे थे। इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो कहीं ना कहीं संसद की उस गरिमा को ठेस पहुंचती है। और क्योंकि संसद में लोकहित और जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं, उस लिहाज से कहीं ना कहीं सत्र की जो उत्पादकता है
उस पर भी निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। निश्चित तौर पर जो उत्पादकता है वो कम रहती है कामकाज के लिए आपसे जब इस तरह का गतिरोध देखने को मिलता है। और सदन मंच होता है कि अपनी बात तमाम सांसद रखें, सत्ता पक्ष और विपक्ष के जिन मुद्दों पर वो चर्चा चाहते हैं, चर्चा की मांग करें, लेकिन नियमों के तहत, परंपराओं के तहत आगे बढ़ना चाहिए। और हम जानते हैं कि जैसा कि सरकार पहले भी ये कह चुकी है कि जिन मुद्दों पर विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है, जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी तब उस दौरान भी तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं उन्हें मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, अपने जिन बिंदुओं को वो रखना चाहते हैं उन्हें रखने का। तो ऐसे में गतिरोध पैदा करने का क्या मतलब है, जब हम जानते हैं कि 12 घंटे की तकरीबन चर्चा होती है धन्यवाद प्रस्ताव, और पर उसमें तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को मौका मिलता है अपनी बात रखने का। तो ऐसे में चर्चा में शामिल न होकर, चर्चा में इसको शुरू करने में सहयोग न कर इस तरह का गतिरोध निश्चित तौर पर उससे विपक्ष की एक मंशा पर भी सवाल खड़ा होता है। और जैसा कि सरकार ने बार बार कहा है कि किसी भी मुद्दे पर वो नियम के मुताबिक चर्चा को तैयार है, लेकिन एक परंपरा है कि पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, उस पर सरकार का जवाब होता है, वो कामकाज पूरा करने के बाद आगे बजट पर चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पर उस पर आगे बढ़ना चाहिए, और जब चर्चा होगी तब काफी मौका भी मिलेगा विपक्षी दलों को अपनी बात रखने का, सरकार को घेरने का, या जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आज क्या कोई रास्ता निकलता है सत्ता और विपक्ष के बीच, विपक्षी दलों की लगातार बिल्कुल। और हम देख रहे हैं 3 दिनों जी जयेंद्र, क्योंकि आज भाजपा के संसदीय दल की बैठक भी है, तो जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर तो चर्चा संभव भी है, लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और सदन कैसे जो बचा हुआ अब जो सत्र है वो सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, तो इस एजेंडे को लेकर भी जरूर बात होगी। ये देखिए, संसद के बजट सत्र के दौरान ये पहली बीजेपी संसदीय दल की बैठक है जो मंगलवार को सामान्य तौर पर जब सत्र चलता है तब होती है। इसमें सांसदों को जो जिम्मेदारी संगठन के लिहाज से दी जानी है, आगे के कार्यक्रमों की, उसकी भी जानकारी दी जाती है। चूंकि बजट पेश हुआ, उसके अहम प्रावधानों को लेकर जानकारी दी जाती है संभवतः, और कैसे जन जन तक बजट के मुख्य बिंदुओं को, बजट से जो लाभ मिलने वाला है उसे पहुंचाना है, उस पर बात हो सकती है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि क्या कुछ अहम संदेश सांसदों को इस संसदीय दल की बैठक में मिलता है, और साथ ही साथ आगे क्या रणनीति रहने वाली है, किन किन बिंदुओं को इस सत्र के बचे दिनों में पार्टी अपनी रणनीति को साझा करने वाली है, उन सब पर भी चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पर आज संसदीय दल की बैठक थोड़ी देर में शुरू हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। बिल्कुल, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। शैलेंद्र, हम आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और अब बात विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, तो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह त्रिपुरा में 2 जगह विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी त्रिपुरा चुनाव प्रचार में जुटी हैं। ममता बनर्जी अगरतला में एक रोड शो करेंगी। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए अगरतला से हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ गए हैं। कुमार, सुप्रभात आपको। कुमार, हम जानते हैं कि 2018 से पहले करीब 2 दशक से भी ज्यादा लेफ्ट का शासन त्रिपुरा में रहा, और अगर मैं इस बार की बात करूं तो क्या लगता है आपको कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं, जब हम बात करें त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की, जिनकी किस्मत दांव पर है? हालांकि त्रिपुरा में जो चुनाव है वो 16 को हैं और नागालैंड और मेघालय में 27 को, लेकिन नतीजे एक साथ ही घोषित होंगे 2 मार्च को। देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि मैं अगर बात करूँ 2013 की अगर बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 1.5% से अधिक वोट उनको प्राप्त हुए थे। लेकिन जब 2018 का जो चुनाव हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने वोट परसेंटेज को 1.5% से बढ़ाकर 43% कर लिया और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई अपने सहयोगी दल के साथ, उसके बाद भाजपा ग्राफ यहाँ बढ़ता गया। लोकसभा की दोनों सीटें भाजपा ने जीती 2019 में। और लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पर्वतीय काउंसिल जो यहाँ पे जो चुनाव हुआ था पिछले साल, तो उसमें एक नई पार्टी टिपरा मोथा जिसके प्रद्युत देव बर्मन जो यहाँ के राजा के वो पोते हैं,
और उन्होंने एक नई पार्टी, पहले वो कांग्रेस में थे और उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन किया और 18 सीटें जीतकर एक तरह से वो उन्होंने चौंका दिया था राजनीतिक पंडितों को। तो हालांकि कांग्रेस ने भी कोशिश, लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है उन्होंने भी कोशिश की कि टिपरा मोथा के साथ हमारा गठबंधन हो। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश की हमारे साथ उनका गठबंधन हो, लेकिन टिपरा मोथा अकेले चुनाव, इसमें 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। तो देखना है कि टिपरा मोथा किसका समीकरण बिगाड़ती है, क्योंकि अगर हम बात करें कि पर्वतीय काउंसिल के चुनाव में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही और टिपरा मोथा 18 सीट जीतकर पहले स्थान पर रही। लेकिन जो दूसरे स्थान पे जो निकटतम प्रतिद्वंदी जिसको कहते हैं, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी रही और कांग्रेस और लेफ्ट बिल्कुल सफाया हो गया उनका। तो अब देखना है कि टीएमसी ने जो वहां पर एक अच्छा परफॉर्मेंस किया था टिपरा मोथा और भाजपा के बाद, तो यहां पर जब वो भी 40 के लगभग सीटों पर लड़ रही है ममता बनर्जी की पार्टी और आज ममता बनर्जी यहां पर कैंपेनिंग भी कर रही हैं, तो वो क्या असर डालती है ये देखने वाली विषय होगा। लेकिन कल जब अमित शाह की जो सभा हुई थी, गृह मंत्री की जो सभा हुई थी, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट एक तरह से जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, लगातार चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट के जो कार्यकर्ता रहे आपस में जानी दुश्मन रहे और आज वो एक हो गए भाजपा को हराने के लिए या भाजपा को पीछे करने के लिए। और वही उन्होंने कहा कि टिपरा मोथा जो है वो इनके साथ कांग्रेस और लेफ्ट के साथ भले ही नहीं है, लेकिन अंडर टेबल यानी कि टेबल के नीचे से वो भी लेफ्ट और कांग्रेस के समर्थन में है। तो अब देखना होगा कि ये जब चुनाव अब पूरे कल अमित शाह की जो दोनों सभाएं थी उसमें काफी भारी भीड़ वहां जमा हुई थी। इसके अलावा जो उन्होंने रोड शो किया शाम में, तो वहां भी जो जनमत था वो पूरा निकल के आया उनके स्वागत के लिए और उनके समर्थन के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है। और आपने कल देखा था कि राज्यसभा में कल जल शक्ति मंत्री ने जो बयान दिया उसमें ये कहा कि जो 58% से भी अधिक जो त्रिपुरा की ग्रामीण जनता है उसको वाटर टैप पानी की उपलब्धता हुई है इन 5 सालों में। तो ये एक साधारण एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि बाकी के अन्य जो मोर्चे हैं, जो हीरा प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या बीजेपी सरकार का, वो नॉर्थ ईस्ट में जमकर यहाँ पर उसकी चर्चा हो रही है और उस पर काम भी हुआ है। चाहे हम एयरपोर्ट की हम बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगरतला में आपको मिलेगा, इसके अलावा रोडवेज की हम बात करें, इसके अलावा रेलवे की बात करें। मुझे याद है कि जब यहाँ पर पहली बार रेलवे लाइन का यूपीए की सरकार में एक जब बिछाया गया था तो पूरी त्रिपुरा की जनता, अगरतला की जनता उसको देखने के लिए आ गई थी। और आज 5 सालों के अंदर रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से राजधानी चल रही है, राजधानी दिल्ली से अगरतला तक जा रही है। और जो ट्रेन कनेक्टिविटी के लिहाज से जीरो के बराबर था वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कुमार कि कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत अहम काम हुआ है, क्योंकि पूर्वोत्तर में जो कई ऐसे दुर्गम स्थान हैं जिनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना बहुत अहम है। लेकिन मेरा सवाल ये भी आपसे है, क्योंकि आप वहां पर बहुत बारीक नजर रखते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर। टीएमसी की अगर मैं बात करूं, खास तौर पर अगर मेघालय का जिक्र किया जाए, क्योंकि वहां पर भी विधानसभा चुनाव है, जो एकमात्र आस है वो मुकुल संगमा से है कि किस तरह से वो टीएमसी के लिए उनकी नैया पार लगा सकते हैं। खासतौर पे प्रशांत किशोर का कहना है उनकी फर्म का कि कहीं ना कहीं संगमा चुनाव में फर्क डालेंगे, क्योंकि आप जमीनी तौर पर वहां पर मौजूद हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर तो स्ट्रेटेजिस्ट है और काफी 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। बाद में वो बिहार में जो 2015 में महागठबंधन के साथ रहे, महागठबंधन को सफलता मिली। बाद में वो तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के साथ रहे, पिछले विधानसभा चुनाव में उनको भी सफलता मिली। और उसी तरीके से वहां पर आंध्र में जगन रेड्डी के साथ रहे। तो एक स्ट्रेटेजिस्ट और अब वो शुद्ध पॉलिटिशियन हो गए हैं, क्योंकि वो बिहार में उन्होंने एक जन स्वराज यात्रा निकाली है और वो पदयात्रा कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले उनकी पदयात्रा समाप्त हुई है। तो एक स्ट्रेटेजिस्ट और अब एक पॉलिटिशियन वो हो गए हैं। तो उनका जो मानना है वो जाने या वो उनकी जो भी ये हो। लेकिन मेघालय की जो स्थिति है, वहां पे जो ट्राइबल 3 कम्युनिटी हैं, खासकर गौरव हिल्स जो गौरव जनजाति है, इसके अलावा जयंतिया है, खासी है। तो ये जो तीनों जनजातियां हैं वो आपस में कभी एक नहीं हुई है और यही कारण है कि वहां पर विखंडित जनमत आता है। क्योंकि वहां पर पॉलिटिक्स की अगर बात करें या और अहम पदों की हम बात करें, तो गौरव जो जनजाति है
उनकी संख्या उनका प्रभुत्व ज्यादा है। और यही कारण है कि मुकुल जो पीए संगमा थे, जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, बाद में वो एनडीए में थे, एनडीए में आए और उनके पुत्र करुणोदय संगमा वहां पर मुख्यमंत्री हैं। तो अब कितना असर डालेंगे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेघालय की जो मैंने आपको पहले बताया कि पीए संगमा ने काफी कोशिश की थी कि तीनों जो जनजाति है जो आपस में बिखरे हुए रहते हैं वो एक मंच पे आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन वैसा संभव नहीं हो सका। तो फ्रैक्चर मैंडेट वहां पर हमेशा से होते रहा है। अब देखना है कि इस बार क्या होता है। और साथ ही लगातार ये भी है कि नागालैंड में अगर हम बात करें नेफ्यू रियो को लेकर, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनके सामने कोई ऐसा नहीं है जो विपक्षी अपने कद को इतना बड़ा बना पाए जो कि एक कंपटीशन दे पाए। आपको क्या लगता है, खास तौर पर जब हम बात करते हैं अलगाववाद से निपटने की बनाम विकास? देखिए, ये एक जो हम अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम और त्रिपुरा को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि यहां पर नेशनल पार्टी बीजेपी शासन में है असम में, और त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, ये नेशनल पार्टीज है यहाँ पे। लेकिन बाकी के जो 5 राज्य हैं आप देखें वहां पे तो रीजनल पार्टीज का वहां पर प्रभुत्व है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन का सदस्य जरूर है, लेकिन रीजनल पार्टी का वहां पर दबदबा है। और यही कारण है कि जो लोकल इश्यूज जो उठाते हैं लोग, जैसे मैं अगर बात करूं मोथा पार्टी की यहां पर बात करूं त्रिपुरा में, या इंडिजीनियस पार्टी की बात करूं जो बीजेपी के गठबंधन में है, तो उन्होंने भी यहां मांग की, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग वो करते आए हैं। तो आईपीटीएफ ने भी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात की थी, यानी ट्राइबल के लिए अलग राज्य की मांग के लिए ये लोग लड़ते आए हैं या बोलते आए हैं। तो रीजनलिज्म की जो भावना है वो जगाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से नागालैंड में भी वही बात है। अगर मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर में भी वही बात है। सिक्किम थोड़ा सा चेंज है बाकी के प्रदेशों से, जहां पर रीजनलिज्म उतना हावी नहीं है। तो हम अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में जो चुनाव है, एक बार फिर नेफ्यू रियो बड़े नेता है, उनकी पार्टी वहां पर लगातार कई वर्षों से शासन में रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी अपनी जड़ें जमाई है और वहां भी उनका परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में बढ़िया रहा था। और इस चुनाव में भी एक्सपेक्टेशन है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि जो लुकिस्ट को जो लुक एक्ट में जो बदला भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 वर्षों में, तो नॉर्थ ईस्ट में जो रीजनल पार्टी का जो दबदबा हुआ करता था उसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। और एक नेशनलिज्म की जो भावना है जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक स्वरूप दिया है, उसको नॉर्थ ईस्ट में भी स्वरूप देने की कोशिश की है और उसमें सफल भी हुए हैं। बिल्कुल, तो चुनावी जो प्रचार है वो चरम पर है और सभी जो तमाम पार्टियां हैं वो चुनावी सभा में कूद चुकी हैं। और आपसे लगातार, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट में, हमारा लोग लगातार बुलेटिन में इस पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को इतनी बेहतरीन तरीके से हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और अब बात Y20 को लेकर, भारत की G20 की अध्यक्षता में गुवाहाटी में पहली यूथ 20 की बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में G20 देशों के 320 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बैठक में केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने Y20 प्रतिनिधियों के साथ वो एक युवा संवाद में शामिल होंगे। अंतिम दिन विषयों पर चर्चा के बाद एक श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा। इस मौके पर जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो अपने असम के छात्र और शिक्षाविदों के साथ शोध पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। तो Y20 अपने आप में बहुत अहम दूसरा दिन, कैसे युवाओं के साथ संवाद किया जाएगा, वो युवा शक्ति जो कि कहीं ना कहीं जब हम नवोन्मेष, नवाचार, रिसर्च डेवलपमेंट, शोध, प्रशिक्षण का जिक्र करते हैं तो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो उस लिहाज से Y20 की जो ये बैठक का दूसरा दिन है वो अपने आप में काफ़ी अहम। और इसी पर बातचीत करने के लिए गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल। बैरिस्टर विशाल, गुड मॉर्निंग आपको। Y20 G20 की अध्यक्षता में जो ये बैठक का दूसरा दिन है, खासतौर पर युवाओं से संवाद आज करने वाले हैं खेल मंत्री, कितना अहम आप मानते हैं आज का ये दिन Y20 के लिए? सबसे पहले सुप्रभात आपको आंचल, और मैं बता दूं कि कल जो दिन था वो था आइस ब्रेकिंग सेशन का, यानी कि आप एक दूसरे को जाने, क्योंकि 320 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें G20 के मेंबर्स भी हैं और 200 के करीब आसाम से डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कल शाम को हमने देखा कि रंगारंग कार्यक्रम के जरिए किस तरह से जो युवा आए थे अलग अलग देशों से, वो किस तरह से वो खुले और उन्होंने असम की संस्कृति को जाना। पापन जो जाने माने गायक हैं बॉलीवुड से, उन्होंने बहुत अच्छे से उनको एंटरटेन किया। वो लोग नाच रहे थे, गा रहे थे
और अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर रहे थे। आज से जो सेशन है वो अब थोड़ा सा सीरियस मोड में आ जाता है। हम अब अपना शिफ्ट कर रहे हैं फोकस IIT गुवाहाटी की तरफ, और यहाँ पर आज दिन भर जो सेशंस होंगे उसमें 5 इंपॉर्टेंट थीम है, जिसमें एक है क्लाइमेट चेंज, एम्प्लॉयमेंट, डेमोक्रेसी और योगा और आयुर्वेदा। तो ये तमाम चीजें जिस पर डिस्कशन होगा। इसके अलावा पैनल डिस्कशन भी होगा, जिसमें 2 पूर्व अल्ट्राज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अल्ट्राज वो जिन्होंने सरेंडर किया, एक उल्फा से जुड़े हुए थे और एक बोडोलैंड से। तो ये दोनों बताएंगे किस तरह से शांति और डेमोक्रेसी दोनों जरूरी है कल के भविष्य के लिए, क्योंकि G20 का जो मोटो है वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो युवाओं को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आज का युवा ही कल का भविष्य होगा। आज दिन भर जो सेशंस होंगे उसके अंदर IIT गुवाहाटी भी अपना स्ट्रेंथ शोकेस करेगा और वो बताएगा किस तरह से ग्रीन एनर्जी में काम किया जा रहा है, किस तरह से स्टार्टअप जो है लिया है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और खास तौर से ग्रीन हाइड्रोजन जिसमें अब भारत को महारत हासिल हो चुकी है उसके बारे में भी बताया जाएगा। और 4 बजे युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आएंगे, वो यहाँ के युवाओं से बातचीत करेंगे और इसके अलावा जो बाहर से युवा है उनसे इंटरेक्ट करेंगे। और शाम को 7:15 बजे उनका एक डायलॉग होगा जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। और कल के दिन के जो तमाम थीम्स पे चर्चा हो रही है उस पर एक व्हाइट पेपर लॉन्च किया जाएगा और अनुराग ठाकुर उसको लॉन्च करेंगे। और इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी उसमें शामिल होंगे। साथ ही विशाल, क्योंकि ये जो बैठक है वो कल शुरू हुई, आज दूसरा दिन है, तो ऐसे में जिन 5 विषयों का आप जिक्र कर रहे थे उन पर जब मंथन किया जाएगा, गहन चिंतन होगा, तो फिर एक श्वेत पत्र भी तैयार किया जाएगा, उसके बारे में क्या जानकारी है? असल में वही बता रहा था कि आज जो 5 थीम्स पर चर्चा होगी और शाम को जो यूथ डायलॉग होगा केंद्रीय मंत्री के साथ, और कल भी उस पर चर्चा जारी रहेगी, तो उस पर एक व्हाइट पेपर यानी कि हम कहें कि गुवाहाटी डिक्लेरेशन जारी होगा और उसमें ये निकल कर आएगा कि किस तरह से युवाओं की सहमति बनी है और युवा क्या चाहते हैं। ना सिर्फ देश के युवा बल्कि विश्व के युवा क्या चाहते हैं, क्योंकि G20 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ दोनों की बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें विकसित देश भी है और भारत जैसे विकासशील देश भी है जो विकसित बनने के कगार पर खड़े हैं। तो ये 2 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और ऐसे 17 अलग अलग इवेंट्स होंगे और इसका कल्मिनेशन होगा वाराणसी में अगस्त के अंदर, जब जाकर Y20 का फिनाले होगा। तो आज अगर हम कहें कि अगर हम 3 दिन के सेशन की बात करते हैं तो Y20 का ये जो फिनाले से पहले है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसकी शुरुआत होगी जी। आज से मेरा मतलब कि ये गुवाहाटी Y20 की शुरुआत हो गई है और इसका समागम होगा वाराणसी के अंदर। जी। और विशाल, क्योंकि मैंने ये समझा कि कैसे जो राज्य भर के कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय है, वहां पर विभिन्न चर्चाओं, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद के बाद जो करीबन 10,000 से अधिक छात्र हैं, उनमें से ये क्रीम लॉट को यहाँ पर लाया गया कि किस तरह से जब ये चर्चा में शामिल होंगे तो बेहतरीन विकल्प खासतौर पे नवाचार, नवोन्मेष और स्टार्टअप के लिहाज से जुड़े हुए सामने आएंगे। तो अगर हम उसको देखें तो उस लिहाज से भी ये बैठक काफी अहम है। जी बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि असल जब हम बात करते हैं मंथन की तो उसके लिए हमें बेस्ट ऑफ ब्रेन की जरूरत पड़ती है और बेस्ट ऑफ ब्रेन आप हैंड से नहीं कर सकते। आप ये जानना चाहेंगे कि भाई युवा जो है वो कितना समझते हैं इन इश्यूज के बारे में। तो इसका चयन करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर क्विज कंपटीशन हुए, डिबेट कंपटीशन हुए, वर्कशॉप हुए और उनसे इनको चुनकर यहाँ पर लाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 तो G20 देश जिसमें भारत भी शामिल है उसके युवा हैं, इसके साथ साथ 300 और युवा हैं, इसमें 200 के करीब अकेले असम से हैं। और जब आप बात करते हैं कल्चरल इवनिंग की तो वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं होती है, वो इसलिए भी होता है कि जहां पर भी आप इस तरह के इवेंट हो रहे हैं, चाहे वो G20 क्योंकि Y20 G20 का हिस्सा है, वहां की संस्कृति को भी आप शोकेस करें, क्योंकि तो भारत चाहता है कि अपने आप को विश्व मानचित्र पर लाने के लिए अपनी संस्कृति भी दिखाए और बताए कि भारत कितना खूबसूरत है, इसकी संस्कृति कितनी रिच है, कितनी रंगीन है, ताकि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। तो ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर हुए, उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, महारो राजस्थान, रंग रंगीलो राजस्थान था, वो राजस्थान की संस्कृति पेश की गई ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ पर मंथन भी हो रहा है, भविष्य की भी चिंता कर रहे हैं।
साथ ही हम अपने देश को भी आगे शोकेस कर रहे हैं। हमने अपने देश का जो बेस्ट ऑफ ब्रेन है उसको आगे लेकर आ रहे हैं, साथ ही हम अपने कल्चर को भी प्रेजेंट कर रहे हैं और उससे टूरिज्म का भी प्रोजेक्शन मिलेगा। बिल्कुल, आप इस पूरी खबर पर नज़र बनाए रखिएगा विशाल। उम्मीद करते हैं कि आपको भी वहाँ पर जो युवा मिलेंगे, वहाँ पर जो उनका उत्साह है और उनका जो डिटर्मिनेशन है वो कहीं ना कहीं इस बैठक से बहुत कुछ निकाल कर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुवाहाटी से विशाल बैरिस्टो आपका इन सभी जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज के जन्म में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 10 मेरी सहयोगी शैला निगार के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।